राम राम। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रोहतक में बीजेपी की प्रदेश चुनाव प्रचार समिति की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीएम नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ उसे जनता भली भांति जान चुकी है और जनता को यह भी पता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सीएम नायब सैनी ने कहा कि देश में जिस तरह से मोदी सरकार की नीतियों के चलते वातावरण बना हुआ है उससे यह तय है कि वे 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। साथ ही सीएम नायब सैनी ने कहा कि रोहतक सीट कोई चुनौती नहीं है। को लेकर के आज बैठक थी और उसमें हर बिंदु के ऊपर चर्चा हुई है। हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें वो जीतनी है, क्योंकि जिस प्रकार का एक वातावरण नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और इस डबल इंजन की सरकार के अंदर वो बना है और लोगों के एक योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाया है, उसकी मैनेजमेंट को लेकर के आज अलग अलग हेड को उसमें डीपली चर्चा हुई है, ताकि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से जीत करके तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा, उसको लेकर के सारी व्यवस्था की एक बैठक थी। देखिए, हमारे सामने, क्योंकि ये चुनाव है, चुनौती कोई नहीं है। कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है, अगर मैं एक छोटी बात करूं, क्योंकि लोग भूलते नहीं हैं बातों को, कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन लाइन में लगना पड़ता था। नहीं भूले हैं लोग, आज भी जानते हैं। परंतु उसके अंदर जो सुविधा दी है वो नरेंद्र मोदी जी ने दी, और नरेंद्र मोदी जी ने वो लाइन तो ख़त्म की, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया, जिसके घर के अंदर 75 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दिया था, वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने दिया है। इस बात को लोग समझ रहे हैं कि ये सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो भ्रष्टाचार गति से बढ़ेगा, और अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो विकास की गति तेज गति से आगे देश बढ़ेगा। ये लोग बिल्कुल समझेंगे। विजन जो नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, और मनोहर लाल जी ने बड़ा ज़बरदस्त काम गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा के अंदर किया है। हमारी प्राथमिकता है उन कामों को मजबूती से आगे बढ़ाना। नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनका अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के रूप में है, चिरायु कार्ड के रूप में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से सुरक्षित करने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। उन कामों को आगे बढ़ाना ये हमारी प्राथमिक। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान जेपी दलाल ने कहा कि जनता चाहती है नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। जेपी दलाल ने कहा जनता हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी को देगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आप लगातार दावा कर रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे, वहीं कांग्रेस और खासकर हुड्डा साहब ये कहते हैं कि ये जो वहम है इस बार निकल जाएगा। खैर, वो कुछ भी कहते रहे, हम तो जनता के जो आवाज़ आ रही है पूरे देश में 400 पार जनता कह रही है, और जिस तरह से मोदी जी ने काम किए हैं देश में, हर एक बच्चा ये चाह रहा है कि तीसरी बार जो है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। और इसी तरह से हरियाणा का आम लोग, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, हर तरफ से साफ दिखाई देता है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है फिर जो है
भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कांग्रेस की तरफ से अमूमन हर चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा हो उसमें भी ये आता है कि आप जो मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, देश पे कर्जे की बात है, इन पर आप लोग बात नहीं करते हैं। नहीं, वो कर भी नहीं सकते कि जो विकास की गति आज है, जो भारत का प्रभुत्व आज बढ़ा है, जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं, रेलवे का काम चल रहा है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, फिर भी जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स की जो है कलेक्शन बढ़ रही है, भारत सही दिशा में चल रहा है, तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए वो जो जनता को गुमराह करके, जनता को बांट करके, कभी जाति की बात करके, कभी ईवीएम की बात करके, कभी किसी और तरह की बात करके गुमराह करना चाहते हैं। और जो सही मुद्दे हैं उन पे अगर वो बात करें तो जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उनके वक़्त में उनके पूर्वजों ने जो भारत का सही समय था, समकाल विकास होना चाहिए था, वो नहीं किया, और सही दिशा में जो अर्थव्यवस्था को ले जा करके भारत में विकास की गति तेज की है तो नरेंद्र मोदी जी है। उन्होंने एक बार ये ईवीएम पर भी सवाल उठाया कि दरअसल मोदी जी ईवीएम से जीतते हैं, ईडी का, सीबीआई का सहयोग तो लेते ही हैं, ये ऐसे तोते हैं कि राजा की जान उनमें बसी है, सीधा आरोप। देखिए, ये भारत के जो लोगों का अपमान करना है इस तरह की बात करके। लोग जो है मैंडेट देते हैं, लोग अपनी मर्जी से अपने नेता को चुनते हैं, लोग अपनी मर्जी से किसी पार्टी को चुनते हैं, और ये ही नहीं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती हो। बहुत सारे प्रदेशों के अंदर दूसरी पार्टियों की सरकार अभी भी आई है, कांग्रेस की भी पार्टी की सरकार आई है, तब वो ईवीएम उनको अच्छी लगती है। इस तरह से की बात करना जनता को, एक तरह से जनता का अपमान करना है, उसके मैंडेट का अपमान करना है। किसी भी बड़े पार्टी के नेता को ये शोभा नहीं देता। अभी हाल ही में 7 सहयोगी और आपके साथ आए हैं, किस तरह से इस मंत्रिमंडल विस्तार को देख रहे हैं सर? क्या मैसेज आपके हिसाब से? नहीं, सभी लोगों की इच्छा अनुरूप जो है सारे प्रतिनिधित्व क्षेत्र को दिया है, हर एक वर्ग को दिया गया है, और खुशी की लहर है इस मंत्रिमंडल के विस्तार से। मैं समझता हूं कि लोग जो है अपेक्षा के अनुसार हुआ है। कैथल, जींद, रोहतक, झज्जर, देखिए, वो तो हमारे यहाँ 22 जिले हैं और मंत्रिमंडल में 14 स्थान हैं। ऐसा तो संभव नहीं है कि 22 मंत्री हम बढ़ा दें, लेकिन जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो किया है। जेपी दलाल जी सूबे के कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है कि जो कांग्रेस है उसके पास दरअसल मुद्दे नहीं हैं और इसलिए इस तरह की बातें करती है। बीजेपी स्पष्ट तौर से हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेगी और देश में तीसरी बार मोदी जी बनेंगे। कैमरामैन जतिन के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। नवनियुक्त राज्य मंत्री संजय सिंह का शाहबाद में बीजेपी युवा मोर्चा की टीम ने स्वागत किया। इस दौरान शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए राज्य मंत्री संजय सिंह ने कहा कि जो जिम्मेवारी उनको सौंपी है वो उस पर खरा उतरेंगे और पूरे प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जब उनके जरूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ खड़े मिलेंगे। नई सरकार तो देखो कैसे कह सकते हैं, हमारे मनोहर लाल जी पहले 9.5 साल से काम कर रहे हैं और आज विकास के नाम पर हरियाणा पूरे देश में जाना जाता है, नंबर 1 विकास में चल रहा है। क्योंकि जो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो हमारी जो गरीब आदमियों को जो सुविधा दी जा रही है, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। और योगेंद्र राणा मेरा साथी है, मैं भी युवा मोर्चे में रहा हूँ, बहुत मजबूत हमारा साथी है, छोटा भाई है, पार्टी का कार्यकर्ता भी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कभी भी मेरे लायक कोई बात हो आप आधी रात मेरे लिए आए। बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर लोकसभा चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष मुद्दा विहीन है, बेवजह इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा बनाया जा रहा। विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, लेकिन ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस आप गठबंधन पर तंज कसा और कहा कि यह गठबंधन लुटेरों का गिरोह है। देखिए, टोटल जो है मोटा मोटा जिस तरीके की जानकारी अभी तक आई है, 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एसबीआई के थ्रू बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को जिन लोगों ने डोनेशंस देनी थी उसके माध्यम से देने का केवल 6,000 करोड़ रुपए वो भारतीय जनता पार्टी को है। उसका जो है करीबन 2.5-3 गुना वो दूसरी पार्टियों को गया। तो कैसे चला गया?
तो इसलिए केवल मुद्दा बनाने के लिए मुद्दाहीन विपक्ष जो मोदी जी को हटाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा। सारे उनके जितने पैतरे हैं, जितनी चालबाजियाँ हैं, जितने षड्यंत्र हैं, देश के अंदर मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी जो है वो सफल नहीं होंगे और ज़्यादा ताकत के साथ मोदी जी 2024 में उभर करके आएंगे। हरियाणा में दल बदल की राजनीति जारी है। वरिष्ठ नेता रामपाल माजरा ने फिर से इनेलो का दामन थाम लिया है। कुरुक्षेत्र से इनेलो के उम्मीदवार अभय चौटाला ने रामपाल माजरा को पार्टी ज्वाइन करवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामपाल माजरा के आने से पार्टी और मजबूत होगी। रामपाल माजरा हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, इनकी घर वापसी नहीं हुई है, ये हमेशा हमारे साथ थे। बता दें कि 4 साल पहले रामपाल माजरा इनेलो में थे, बाद में इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और वहीं चौटाला साहब से कल मेरी मुलाकात हुई। उससे पहले हम सब संगठन के साथियों ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया। मैं माजरा जी से, मेरे बाई इलेक्शन में भी माजरा जी ने मेरी खुल करके मदद करी थी। चौधरी देवीलाल जी की जयंती के ऊपर भी हमने जब इनको इनवाइट किया तो ना केवल ये आए बल्कि कैथल की रैली की सारी देख रेख इनकी निगाह में हुई थी। और हम सब साथियों ने जब बैठ कर के आपस में विचार विमर्श किया तो सबकी एक इच्छा थी, हमारी नहीं बल्कि पार्टी के, हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन सब की एक इच्छा थी कि माजरा जी को फिर से बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में सौंपी जाए ताकि संगठन को और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। आज सबने एक फैसला लिया है और फैसले से चौटाला साहब को हमने अवगत कराया। उनकी भी जाती इच्छा थी कि पार्टी के प्रदेश की कमान अब माजरा जी को सौंपी जाए। आज जहाँ हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वहीं हम सब इनके नेतृत्व में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। इनेलो में शामिल होने के बाद रामपाल माजरा ने कहा कि मतभेद खत्म कर पार्टी में वापस आए हूं, और क्या कुछ कहा सुनिए आप। आज कुछ ऐसे बातें हैं कि सरकार के कुछ दावे इस प्रकार के हैं, हमारी पारदर्शी सरकार है, 32 से 42 पेपर भेज दिए जाते हैं और फिर ये कह देते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शी है, 235 कोऑपरेटिव बैंक में लगा दिए जाते हैं बुला के घर से। और हमारे वहाँ के विधायक पर्चा दर्ज कराते हैं पुंडरीके के मेरे बेटे से पैसे ले लिए, जिसका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को है। और इसी प्रकार से हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, ले दे के फौज थी उसमें भी अग्निवीर कर दिए। और इन्होंने ये कहा विशेष तौर से कि किसान के लिए हम आमदनी दोगुनी कर देंगे, ना दोगुनी हुई, ना स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट लागू हो सकी, ना MSP का कानून बना, और GST भी किसानों। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने बीते दिन अपनी जान को खतरा बताते हुए Z+ सुरक्षा की मांग की थी। इस संबंध में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया। अभय सिंह चौटाला को Y+ सिक्योरिटी देने के आदेश दिए। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 विजेता एल्विश यादव मामले में नोएडा पुलिस ने ईश्वर और विनय नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एल्विश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। ईश्वर और विनय दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। नोएडा पुलिस ने 2 दिन पहले ही एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया था। सांप के जहर मामले में एल्विश यादव से पूछताछ जारी है। वहीं नोएडा DCP क्राइम शक्ति अवस्थी ने बताया कि गिरफ्तार हुए ईश्वर और विनय राहुल यादव की मदद से सांप मांगते और उनका जहर निकाला करते थे। सांपों के कारोबार में विनय और ईश्वर लिप्त हैं। गिरफ्तार हुए विनय ने मीडिया के सामने कबूला कि वो एल्विश का दोस्त है।
मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसी संदर्भ में आज 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता था और उनकी मुलाकात भी होती रहती थी। ईश्वर का बैंक्वेट हॉल है और टेंट का काम है, जहाँ पर वो सांपों को बुलाता था और सांपों के जहर को बुलाता था। विनय एल्विश यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही वो साथ में उसके रहता है। ईश्वर की विनय से खास दोस्ती थी और दोनों आपस में काफ़ी बात करते थे और एक दूसरे के साथ इन लोगों का बिजनेस लिंकअप भी था। विनय यादव ईश्वर के द्वारा इन तरह की पार्टियां कराता था और एल्विश विनय का इस्तेमाल करता था इन सारी पार्टियों को कराने के लिए। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं डीसीपी विद्यासागर मिश्र ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सांपों की तस्करी के मामले में एल्विश यादव के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सर, किन 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है और कैसे पता चला कि उसमें इंक्लूड थे? ये देखिए, इसकी विवेचना चल रही थी और विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो ये ईश्वर और विनय हैं। इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, कैसे पता चला पूछताछ में कि ये लोग इसमें इंक्लूड है? ये विवेचना प्रचलित है और विवेचना में जो भी हमारे सामने साक्ष्य हैं, साक्ष्य के आधार पर, इनकी संलिप्तता के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। तस्करी मामले में, सांपों की तस्करी मामले में और किन किन लोगों को नोटिस जा सकता है? देखिए, अभी तो अभियोग की विवेचना चल रही है और विवेचना के दौरान जो हमारे गवाह हैं या अन्य वीडियो फुटेज, सीसीटीवी फुटेज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट्स उपलब्ध हैं, तो संलिप्तता के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि सोशल मीडिया पे आप लोग बड़ी पैनी नज़र रख रहे हैं, चाहे वो एल्विश की बात करें या उसके तमाम साथियों की बात करें जो गाने पे मौजूद थे। जी, सोशल मीडिया की निगरानी हमारे द्वारा की जा रही और किसी भी प्रकार की कोई अवैधिक गतिविधि पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ विद्यासागर मिश्रा, जिन्होंने बताया किस तरीके से दो लोगों की और गिरफ्तारी की गई है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही। सोनीपत जिले के खरखोदा और राई में ओलावृष्टि के कारण सरसों की फसल समेत कई फसलों पर काफी प्रभाव हुआ है। इसी के चलते सोनीपत की अनाज मंडी में सरसों की आवक काफी धीमी गति से पहुंच रही है। मंडी में आने वाली आवक की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा और नमी की मात्रा ज्यादा होने के चलते भी किसानों को भाव में नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमएसपी से कम भाव में बिक रही है और प्रदेश भर में सरसों की फसल की खरीद 25 तारीख के आसपास होने की संभावना मानी जा रही है। प्रदेश की सरकार द्वारा 25 तारीख से सरसों की फसल की खरीद की संभावना मानी जा रही है और फिलहाल सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में सरसों की आवक आनी शुरू हो गई है। मेरे पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों की जो सरसों की फसल है वो यहाँ कट्टों में भर कर रखी गई है। किसान जो है लेकर पहुँच रहे हैं। ख़ास तौर पर बात करें तो अभी जिस प्रकार से मंडी में भी आप देख सकते हैं कि सरसों की फसल में जो नमी की मात्रा है वो ज़्यादा है, क्योंकि मौसम का भी प्रभाव है और ऐसे में उसको सुखाने का कार्य, सफाई करने के बाद सुखाने का कार्य जो है महिलाएं कर रही हैं। नमी की मात्रा की बात करें तो 7% नमी की जो है वो निर्धारित की गई है और ख़ास तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से 4800 से 5250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अभी जो है किसानों की सरसों की फसल बिक रही है। हालांकि एमएसपी का रेट अगर बात करें तो करीबन 5650 रुपये के आसपास माना जा रहा है। एमएसपी से भी कम जो है अभी किसानों की सरसों की फसल बिक रही है और आगामी दिनों में जिस प्रकार से 25 तारीख से सरकारी खरीद की उम्मीद मानी जा रही है, देखना होगा कि सरकारी खरीद कब तक शुरू होगी। लिहाजा अगर बात करें तो सोनीपत के खरखोदा और सोनीपत में इस बार ओलावृष्टि काफ़ी ज़्यादा हुई है, उसकी वजह से भी सरसों की फसल को काफ़ी इफेक्ट हुआ है, काफ़ी फसलें बर्बाद हुई हैं। तो निश्चित तौर पर फसल जो है, आवक जो सरसों की है वो बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। तो खरखोदा और राई में सरसों की फसल पर प्रभाव पड़ा है ओलावृष्टि की वजह से। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। अनाज मंडी में सरसों की आवक की गति धीमी है। मंडी में आवक की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है। किसानों को अच्छा भाव भी नहीं मिल पा रहा है। तो खरखोदा और राई में सरसों की फसल पर प्रभाव पड़ा है। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से सरसों की फसल प्रभावित हुई है।
फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।